प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो आपका आने वाले समय में फिजिक्स विषय का 11th क्लास का जो फाइनल जो पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से होने वाला है, तो उस पेपर में यहाँ पर पूछे जाने वाले अपन क्वेश्चन यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो, अपन अपने चैनल की पावर जानते हैं कि आपने खुद इस चैनल से लगकर त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी की है, तो आप खुद समझदार हैं कि इस चैनल से कितना क्या आता है, वह आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो, आज की इस वीडियो में अपन इन टॉप 30 क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। इन टॉप 30 क्वेश्चनों को केवल मात्र आप लगा लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे ना। देखो, 70 में 70 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। पर यहाँ पर देखो, जो ओटी बेस्ड क्वेश्चन है वह तो अपन ने पहले ही अपलोड कर दिए। देखो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ओटी को छोड़ के आते हैं वो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो देखो, पूरे जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आपको याद कर लेना है, और जब आप याद करके आप खुद पेपर देकर आएंगे तो खुद कहेंगे कि जो सर आपने प्रश्न बताए थे वही हमें रखे मिले। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हैं तो ठीक है। तो देखो, पेपर में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आने वाला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आता है सदिश और अदिश राशियाँ। तो सदिश और अदिश राशियों में क्या आता है, वह कुछ भी पूछ लेते हैं। देखो, तो जो पूछने वाली चीज़ें वह देखो, इनकी डेफिनेशन पूछते, सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, या सदिश और अदिश राशि में अंतर बताना है। तो देखो, एक ही चीज़ है, आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। सदिश और अदिश राशियों में अंतर भी कह सकते हैं या इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। देखो, आप देख सकते हो इसका आंसर अदिश राशि। तो अदिश राशि का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपका लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप इत्यादि। नेक्स्ट है आपका, दिखा दूं मैं आपको, सदिश राशि। तो सदिश का अर्थ है दिशा रहित वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बल, वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन इत्यादि। देखो, ये आपका सदिश राशि हो गया, तो यही आपका अंतर हो गया, यही आपकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो देखो, सदिशों के योग का समांतर नियम, ठीक है, समांतर नियम या त्रिभुज नियम से भी पूछा जाता है। तो देख लो, अभी ये जो नियम है मैं आपको दिखा दूं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, कितना क्या लिखना है, 2 नंबर में आएगा, तो ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप याद करो। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित सदिशों की किसी समांतर चतुर्भुज की हो, तो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज थोड़ा मिसप्रिंट है, चतुर्भुज नियम है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। तो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, तो देखो, अनुसार दो निश्चित सदिशों की किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश विकर्ण से निरूपित किया जाएगा। तो उन भुजाओं के कटान बिंदु, कौन से बिंदु, कटान बिंदु से होकर जाता है। तो देखो क्या है, आप आगे देखें जरा, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये दो आपके थीटा कोण बन रहा है, इधर एक ए वेक्टर है, इधर एक वी वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख सकते हो दो त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका बकायदा दर्शाया हुआ, इसको आप ठीक तरह से एक बार ढंग से याद कर ले। हाँ, तो देखो, अब अगला क्वेश्चन अपन, तो जो अभी आपने पेपर देखा है ना विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन अपने मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर आ जाओ, सर्च कर मारो। क्या सर्च करना है, देख लो, एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर हिमालय सर, एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पर आपको सर्च करना है। तो देखो, सर्च करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखेगा एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 लिखा मिलेगा, तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला जो अभी पेपर मैंने आपको दिखाया है उसका पीडीएफ के फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्लिक करोगे, देखो लोडिंग पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी लोडिंग होने देना है। पूरी लोडिंग होने के बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर दिखेगी। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर शो होने लगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके भी पीडीएफ फाइल आप सॉल्यूशन की डाउनलोड कर लोगे। अन्यथा एक लिंक और मिलेगी, देखो यहाँ पर दिख गई, वो एक्टिवेट हो गई है, कक्षा 11 फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके भी जो पेपर देखा है वह डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, सदिशों के योग, सदिशों के अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हो, सदिशों के अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हो। देखो, अपन इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल उनके कोण कोस थीटा कोसाइन के बराबर होता है। इसे हम ए पे वेक्टर बी पे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये फॉर्मूला है, ए वेक्टर पॉइंट बी वेक्टर बराबर मोड में ए वेक्टर
डॉट बी मोड में बी वेक्टर कोस थीटा। तो ये देखो, ये पूरा जो दर्शाया हुआ है सदिशों के अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन है। तो ये भी आपका 100% आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सदिशों के सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हो। तो इधर सदिश गुणनफल में क्रॉस लगता है। देखो, ये आपको ठीक तरह से दोनों ही याद कर लेना है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, ठीक है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो पेपर का जो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस के तथा बी वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k हो तो इनके बीच का अदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना है। देखो, ये आपका दर्शाया हुआ है, ए पे वेक्टर कितना है ये आपका लिखा हुआ है, बी पे वेक्टर ये लिखा हुआ है, इनका आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो, ये आपका पूरा बकायदा यहाँ पे लिखित रूप में आप देख सकते हो। आंसर आपका 5 निकल के यहाँ पे आएगा जब इसे सोल्व करोगे, ठीक है। हाँ तो विद्यार्थियों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखो, यदि ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 2k तथा बी वेक्टर i प्लस 2j लेमडा के हो तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो लेमडा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, लंब होने की शर्त होती है ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0। तो देखो, यहाँ पर ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये आपका दर्शाया हुआ, बी वेक्टर क्या है, ये दर्शाया हुआ, बराबर 0, ठीक है। अब देखो, 2 का आई से करा तो देखो 2 हो गया, 2 का जे का जे, ये 2j का इससे करा तो देखो 2k का लेमडा कैसे मिला, 2 लेमडा बराबर 0, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 लेमडा वैसी की वैसा 0 वैसी की वैसा 2 लेमडा वैसी की वैसा 4 इधर आके माइनस का हो गया। देखो, 2 लेमडा बराबर -4 आ गया। अब देखो, लेमडा बराबर -4/2 आ गया, 2 से 4 काटा तो ये माइनस का अपना 2 निकल के आंसर आ गया लेमडा बराबर, ठीक है। हाँ तो विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस के तथा बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 2k हो तो ए क्रॉस बी आपको ज्ञात करना है। तो देखो, ये पूरा जो है आपका ए क्रॉस बी भी यहाँ पर सोल्व करा हुआ है, तो इसको आप बकायदा देख सकते हो, ठीक है। इसको नीचे भी आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो देखो, आपको पूरा इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसा मैंने इसमें दर्शाया हुआ है। आप खुद भी जानते होंगे, तो इस तरह से आप पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला प्रश्न आता है मात्रकों के गुण। देखो, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के गुण, ये पेपर में पक्का आता है। तो देखो, मात्रकों के गुण आप देखो, पहला गुण क्या है, मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि राशि का मान ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, ठीक है। यह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए मात्रकों के गुण में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, समय के साथ इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए मात्रक के गुण में, ठीक है। इससे स्थायी गुण होना चाहिए, यह सर्वमान्य होना चाहिए, ठीक है। भौतिक अवस्था बदल जाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये आपके गुण हो गए। अब देख लीजिए विद्यार्थी, विमीय समीकरण के अनुप्रयोग भी आते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये अनुप्रयोग। पहला देखो, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच में, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करने में, ठीक है। नेक्स्ट, इस पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये आपके अनुप्रयोग जरूर आते हैं किसके, विमीय समीकरण के। अब देखो, समीकरण b बराबर u प्लस ए टी के शुद्धता की जांच आपको करना है। यह u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग, b बराबर अंतिम वेग, और यहाँ पर t क्या है, समय है, और a क्या है, त्वरण। तो देखो, ये पूरा LHS लेके आपका सॉल्यूशन है, दर्शाया हुआ है। देखो, v बराबर u प्लस ए टी, तो u का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-1, v का विमीय सूत्र LT-1, a का विमीय सूत्र LT-2 और t का विमीय सूत्र कैपिटल T। तो देखो, ये पूरा आपकी यहाँ पर LHS लेंगे, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसकी v की विमा लिखेंगे, ठीक है। देखो, v की विमा क्या हो गई, LT-1। अब देखो, RHS अपन ले रहे हैं, u प्लस ए टी की विमा ले रहे हैं, ठीक है। तो u की विमा क्या हो गई, LT-1, और देखो AT की देखो ये हो गई, ये पूरा लिखा हुआ है। देखो, ये तो इस तरह से सोल्व करके ये अपना LT-1 आ जाएगा। अब देखो, ये तो आपका प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। पर देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि, ये क्या है, इसके बारे में आपको डेफिनेशन याद करके आना है पेपर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भूलकर भी नहीं छोड़ना है, अन्यथा कहीं यही आ गया तो आप बड़ा बाद में पछताएंगे, ठीक है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, शुद्धता की जांच में अपना एक और देखो समीकरण आता है, u(v² बराबर u² प्लस 2as की शुद्धता की आपको जांच करना है। देखो, ये पूरा सॉल्यूशन दर्शाया हुआ है, b² बराबर u² प्लस 2as। देखो, यहाँ पर u का विमीय सूत्र ये दर्शाया हुआ है LT-1, v का विमीय सूत्र LT-1,
ए का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू और एस का विमीय सूत्र एल। ठीक है, अब देखो एल स्क्वायर की विमा यहाँ पर ये आपकी दर्शाई हुई है, लिखी हुई है। ठीक है, और आर एच एस ये आप यू स्क्वायर प्लस टू एस ये पूरा आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ये तो देखो ये आप कर लेंगे स्वयं। अब देखो एक और आपको सिद्ध करने के लिए आता है, तो सबसे ज़्यादा जितने भी ये अभी सिद्ध करने वाले हैं शुद्धता की जांच वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा जो सभी का बाप क्वेश्चन है वो ये वाला है शुद्धता की जांच में। वो ये पक्का आने के चांस है, 3 स्टार लगा लेना। ठीक है, समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच, ये आप भूल कर ना छोड़े, इसको मुख्य रूप से तैयार कर लें। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों अब आपके आगे अपन चलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आने के इस बार चांस है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का मान परवलयकार होता है। तो देखो पूरा ये दर्शाया हुआ है, प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। यहाँ पर किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ पर गति करती है, हुई अन्य किसी स्थान पर जाकर गिरती है तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा आप गोली वगैरह ये लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ, उदाहरणार्थ ये डायग्राम वगैरह भी आप देख सकते हो बाकायदा आपके लिए यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से हम सभी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब क्षैतिज दिशा के लिए भी यहाँ पर अपना आगे देख सकते हो, ये आपके आगे भी लिखे हुए हैं, पूरा गति का द्वितीय नियम लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो ये आपका पूरा इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। ठीक है, तो लास्ट में जो अपना आंसर निकल कर आएगा y बराबर वी एक्स स्क्वायर आएगा और लास्ट में लिख देंगे प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है अतः। हाँ तो विद्यार्थियों अगला आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो रहने वाला है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके उड्डयन काल के लिए सूत्र। तो देखो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई में जाने तथा वहां से अन्य बिंदु प्रक्षेप का उड्डयन काल उसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरा आपका लिखा हुआ दर्शाया हुआ है। अब गति का यहाँ पर दोबारा से द्वितीय नियम लगाएंगे। यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, पूरा आपको ये पता हुआ है, ये डायग्राम भी आप बाकायदा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो ये पूरा इस प्रकार से आपको यहाँ पर टी बराबर जो मान निकल के आएगा 2u प्लस साइन थीटा बटे स्मॉल जी। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों आगे के अपन क्वेश्चनों की सीरीज इंपॉर्टेंट जो चल रही है उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास किसे कहते हैं, अधिकतम परास के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो क्षैतिज परास भी आपका यहाँ पर थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, बस थर्ड क्वेश्चन ही है इस सीरीज का। देखो इस चैप्टर का देखो ये क्षैतिज परास में आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। देखो यहाँ से ये एक इस तरह से u साइन थीटा v इस तरह से आप पूरा बाकायदा दर्शाएंगे। ठीक है, अब क्षैतिज परास ये पूरी डेफिनेशन वगैरह आप बाकायदा दर्शाएंगे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप पूरा एक बार देख लेना और कवर कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो आप इसके आगे लिखेंगे कि अधिकतम परास के लिए। तो देखो अधिकतम परास के लिए ये पूरा आपको लिखना होगा यहाँ पर, और लास्ट में ये थीटा बराबर 45 डिग्री का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हाँ विद्यार्थियों यहाँ पर एक और आता है कि प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना इस चैप्टर से हो जाता है। तो देखो अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है अर्थात वी वाई बराबर 0। तो देखो ये पूरा आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर वी वाई बराबर 0 लिख देंगे और यहाँ पर ये पूरा आपका लिखित रूप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका t बराबर u साइन थीटा बटे जी, और देखो गति का द्वितीय नियम लगा देंगे। पूरा कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर डेरिवेशन के फॉर्मेट में सोल्व करेंगे। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, तो ये पूरा आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, देखो विद्यार्थियों इस चैप्टर से अगर यह प्रश्न आपने छोड़ दिया तो बहुत बाद में आप क्या है बहुत पछताओगे। जितने भी जो क्वेश्चन बताए ना इस चैप्टर से उसमें सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सभी का बाप क्वेश्चन ये वाला है, सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आप भूलकर ना छोड़ें। ठीक है, इस यूनिट से। तो देखो प्रश्न क्या कहता है वो आप देख लो, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसमें संबंध स्थापित करना है। दूसरा यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि v बराबर ओमेगा आर, सिद्ध कीजिए कि v बराबर ओमेगा आर। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखना होगी पहले रेखीय वेग की। देखो यहाँ पर एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वेग या रेखीय वेग कहते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अब कोणीय वेग, वृत्तीय गति करने वाला कोई कण एकांक समय में वृत्तीय मार्ग
के केंद्र पर जितने कोण पर घूम जाता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं आपको आगे का इसका पूरा फॉर्मेट लिखित और दिखाता हूँ। ये आपका दर्शाया हुआ है, कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बराबर बटे डेल्टा टी। ये पूरा आप लिखित रूप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना होगा ओमेगा बराबर वी डॉट 1/r, यहाँ पर इस तरह से v बराबर ओमेगा आर। तो पूरा इस तरह से आप ये इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे अंतिम चरण में। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों आगे अपन चलते हैं। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको भूलकर मत छोड़ देना। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर m है, ये आपको सिद्ध करना होता है, तो इसको आपको भूलकर नहीं छोड़ना है, इसको आपको मुख्य रूप से लगा लेना है। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आवेग किसे कहते हैं, इसके उपयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी चैप्टर से। एक तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम सिद्ध करो कि F बराबर m है, और आवेग किसे कहते हैं इसके उपयोग। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसी इकाई से, रोक एंड नोदन क्या है इसका सिद्धांत भी लिखना है। तो रोक एंड नोदन आवेग किसे कहते हैं, इनको आपको मुख्य तरह से लगा लेना है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर चौथा इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है क्यों, गणितीय रूप में आपको लिखना है। तो देखो ये रोलर वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये पूरा दर्शाया हुआ है, लिखित रूप देख सकते हो। यहाँ पर रोलर आप बनाएंगे, एक जगह एफ साइन थीटा, नीचे एफ कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर रोलर बनाएंगे और नीचे के साइड यहाँ पर ढकेलते हुए दर्शाएंगे, तो यहाँ पर एफ साइन थीटा एफ कोस थीटा। ठीक है, पूरा आपका ये दर्शाया हुआ। रोलर को ढकेलते समय एफ कोस थीटा उसे ढकेलता है, रोलर को खींचते समय एफ साइन थीटा अंदर नीचे की ओर यहाँ पर, जबकि रोलर को खींचते समय पूरा आप ये लिखा हुआ देख सकते हो, दर्शाया हुआ है। ठीक है, लास्ट अंतिम चरण में आप लिख दोगे अतः रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों इसी इकाई से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सभी का बाप क्वेश्चन है ये। घर्षण से होने वाली लाभ और हानियां बताना है, तो इसको आपको पक्के तौर से लगा लेना है। देखो घर्षण से होने वाली हानियां, घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा कुछ ऊष्मा व्यय हो जाती है। लाभ देख लो यहाँ पर घर्षण के कारण हम भोजन चबा पाते हैं, घर्षण के कारण आग उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण के कारण ही रस्सी बना पाते हैं, घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर वाहनों को रोका जा सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो इसमें एक विराम कोण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। 4 अंक की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पक्का आपको तरीके से लगा लेना है। देखो तो ये विराम कोण पूरा यहाँ पर लिखित रूप आप देख सकते हो, दर्शाया हुआ है, ये पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, विराम कोण में, और कुछ इस प्रकार से आप एक ये डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, आगे की भी यहाँ पर पूरी लिखित इसकी जो है डेरिवेशन फॉर्मेट पूरा ये आपका लिखा हुआ है। लास्ट में आपका थीटा बराबर लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि घर्षण कोण का मान विराम कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से आप ये पूरा देख सकते हो इसका लिखित रूप। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों देख लीजिए एक और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस क्वेश्चन को अपन 3 स्टार देंगे। ठीक है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण की परिभाषा ही पूछ लेते हो, इनमें अंतर ही पूछ लेते हो। देखो ये अंतर है सर्पी और लोटनिक में, ये पूरी आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हो, ये 3 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों आगे देखो अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 अंक में, ये कई बार रिपीटेड है, तो इसको छोड़ना नहीं है, पक्के तरीके से लगा लेना है। अभिकेंद्री बल वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय चाल में भी चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग केंद्र की ओर होती है। माना वृत्तीय गति करने वाला कण का द्रव्यमान m तथा v आपका क्या है, वेग है। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो लास्ट जो अंतिम चरण लेने वाला है उसमें लिखोगे F बराबर mv²/r। कोई वस्तु वृत्तीय गति तभी करती है जब उस पर अभिकेंद्री बल लगा हो। ठीक है, अभिकेंद्री बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो ये पूरा आप देख सकते हो, जो अभिकेंद्री जो बल है उसमें आपको लिखना होगा।